हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 39 और 40 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 38 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल 3, बिहार दरोगा या फिर जितने एग्जाम जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर देखें। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए हम लोग शुरू करें अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 39। इससे पहले आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमें आंसर कमेंट कर बताते रहें। चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो आप लोग बताइए अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आप लोग इसका आंसर करें कि पूर्ण स्वाधीनता का जो है प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो कौन से अधिवेशन में? तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और तीसरा प्रश्न हमारा क्या करा है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी उत्तर हो जाएगा। आगा खां के नेतृत्व में ये लोग वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिलने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर पे। और चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और चौथे का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग माउंटबेटन योजना, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना को हम लोग डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बॉम्बे दर्पण के संपादक कौन थे? तो बॉम्बे दर्पण के समाचार आपसे संपादक का नाम पूछा जा रहा है और इसके संपादक कौन थे? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख जो है किस उपनिषद में है? तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छंदोग्योपनिषद में है। कौन सा? तो प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो भारत में आप लोग से पूछा जा रहा है सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा राखी गढ़ी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? तो आप लोग इसका उत्तर करें कि किन्होंने कहा था कि आर्य जो है वो उनका मूल निवास तिब्बत था। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस धर्म का यह मत था कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो ये किनका कहना था, किस धर्म का? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और 9 का उत्तर हो जाएगा का ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का यह मानना था कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर हमारा प्रश्न क्या करा है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा था? तो अशोक अपने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहते हैं? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाबरू अभिलेख। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर। और 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या करा, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दशावतार मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुप्त काल में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर पे। और 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी और किनके द्वारा? तो अमोघ वर्ष के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कन्नड़ भाषा में किया गया था अमोघ वर्ष के द्वारा कविराज मार्ग की रचना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो इसका उत्तर कीजिए। शुद्ध अरबी सिक्के किनके द्वारा चलाया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीप
विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न क्या करा है? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? तो भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है? तो 15 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 भारत की राज्य जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है जोहार घाटी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो किस प्रकार की नदी में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय नदी में जो होता है वो जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो ईंट निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग किस मृदा का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो कौन है जो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरसों जो है वो खरीफ का नहीं बल्कि आप लोग कह सकते हैं कि रबी का उदाहरण है। ठीक है, बाकी बाजरा, ज्वार, अरहर ये सारे खरीफ फसल के उदाहरण हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1975 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो एम पुंछी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए ये आप लोग याद रख सकते हैं किस पर किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध पे इस आयोग का गठन किया गया था, और किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2007 में किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आप लोग 22 का सही उत्तर कीजिए, और 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155 के तहत ये राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो सत्र शुरू होने के कितने दिन के अंदर जो है इसको दोनों सदनों से पारित अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 सप्ताह के अंदर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भारत के संविधान में संसदीय विशेषाधिकार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया? तो आरक्षित और हस्तांतरित दो में किस अधिनियम को विभाजित किया गया था? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा आप लोग कह सकते हैं उपवर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित वर्ग और हस्तांतरित वर्ग। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं? तो देखिए समुद्रगुप्त जो हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से। और आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि किस अभिलेख में इनका उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 27 का उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद स्तंभ में जो है क्या है? तो इसी शिलालेख में आप लोग कह सकते हैं समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है वो अभिलिखित है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न क्या करा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो
भारत को किस रूप में घोषित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन जो है इसमें से मूलभूत अधिकार नहीं है? तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। बाकी आपके संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये सारे क्या हैं? तो आपके मूलभूत अधिकार हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आप लोग इसका उत्तर करें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध जो हैं वो भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 31 नंबर, और क्या कह रहा है? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1955 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो किस सूची के अंतर्गत आते हैं समाचार पत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रेमचंद्र द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यशोधरा जो है प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी रंगभूमि, निर्मला, गोदान, ये सारे जो हैं वो प्रेमचंद्र की रचना है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप लोग इसका उत्तर करें, और 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरोद से इनका संबंध है। किनका? तो अमजद अली खां का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर, और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो ग्रे बुक किस देश का है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जापान और बेल्जियम, ये दोनों का दस्तावेज है। कौन सा? तो ग्रे बुक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों सही ही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर, और 37 नंबर प्रश्न क्या करा? नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2003 में लागू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, के.सी. नियोगी के समिति की सिफारिश पे ही योजना आयोग का गठन किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन है? तो इसका सही देखिए, सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह है। तो ये किनके द्वारा ये कथन किया गया है? ये किनका नियम है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेशम का नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर हमारा प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ जाति
रेयर स्पेसीज के उदाहरण है। तो दुर्लभ जाति के उदाहरण कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिम चीता जो है वो दुर्लभ जाति हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कोणीय संवेग की विमीय, आप लोग इसका उत्तर करें। कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या होगा इसका बीमा कोणीय संवेग का? तो 44 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ml2t-1। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। और 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो कौन सदिश राशि नहीं है? तो 45 का उत्तर कीजिए। और 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विद्युत धारिता जो है वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। बाकी बल आघूर्ण, बल और चुंबकीय क्षेत्र ये सारे क्या हैं? तो सदिश राशि हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। आप लोग बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा जब पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाएगा? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या होगा? तो विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता? तो आप लोग 47 का सही उत्तर कीजिए। और 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 48 नंबर। और 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, sp3 पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप है। तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या होता है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, NaNO3 जो है वो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। और 50 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या करा है? अमरवेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि अमरवेल किसका उदाहरण है। और 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अमरवेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेट 40 पे। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप लोग लाइक करें और हमें कमेंट करते रहें आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं अपना 40 नंबर सेट का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु और हीगेल, ये जो है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। योगाचार दर्शन संबंधित है। तो योगाचार दर्शन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। तो शिक्षा के समाप्ति के बाद कौन सा किया जाने वाला संस्कार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समापवर्तन। तो समापवर्तन जो है वो शिक्षा के समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो श्रेणिक के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न क्या करा? हसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो हसारिका की रचना किनके द्वारा किया गया है? तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागा अर्जुन के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 6 नंबर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैवोस जैसी प्रथाएं शुरू की? तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बलवन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीति प्रभाव में आया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा करौली। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। तो स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य है? आप लोग आंसर कीजिए। और 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना। ये क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा?
1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई? तो इन मेमोरियम किनके द्वारा बनाया गया, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। और आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान क्या किया गया था, तो भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित, ये ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित था ये पेंटिंग। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9 का? तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जोसेफ नोएल पैटर्न के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी और इनका पेंटिंग का नाम क्या है, तो इन मेमोरियम। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मच्छीवार का युद्ध कब लड़ा गया? तो मच्छीवार का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मई 1555 को लड़ा गया था मच्छीवार का युद्ध। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 12 का सही उत्तर कीजिए कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्त दिवस लिखा हुआ है, कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस इनके द्वारा कब मनाया गया था? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के देने के बाद इनके द्वारा मनाया जाता है मुक्ति दिवस। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैसूर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न क्या करा, कलेवर, तो नवक्लेवर उत्सव, तो नवक्लेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा से संबंधित है नवक्लेवर उत्सव। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार द्वारा किया गया था। तो जावा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ग्लोसलिंग के द्वारा किया गया था जावा का आविष्कार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 16 नंबर। बारालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बारालाचा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर। निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो आप लोग से पूछा जा रहा है प्रशासनिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिटोरिया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उमियम झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेघालय में स्थित है उमियम झील। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न क्या करा, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैविक उपचार कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर। रबर और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो रबर और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है रबर और सिंकोना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कांडला जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न क्या करा, एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईरान में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यवाटा को जो है वो जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न क्या करा, फारस की खाड़ी एवं
ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आते? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आते। बाकी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह है। तो कैसे, क्यों हम लोग को सफ़ेद दिखाई देती है? तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी तरह के रंगों को जो परावर्तित कर देती है वो हमें सफ़ेद दिखाई देती है, और जो अवशोषित कर लेती है वो हमें काली दिखाई देती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाती है। तो आप लोग बताइए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है या जब प्रकाश जाती है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उसमें संभव है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कौन सा है? 28 नंबर। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल। तो आप लोग बताइए कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 29 नंबर। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 16 गुना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 30 नंबर। फ्यूजी क्या है? 30 नंबर। फ्यूज तार में होना चाहिए, फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? आप लोग इसका उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए फ्यूज तार में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है? तो एकल परमाणु गैस कौन सा है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्गन जो है वो एकल परमाणु गैस है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। और 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? रेयॉन निम्न में से किससे निर्मित होता है? तो रेयॉन किससे निर्मित होता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज से निर्मित होता है रेयॉन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर के नाम से आप लोग किसे जानते हैं? उत्तर कीजिए। और 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। और 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। और 36 नंबर प्रश्न कह रहा है मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो मेढक किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो मेढक जो है आपका फेफड़ा और त्वचा दोनों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 37 नंबर। किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन ई। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जेवी कृपलानी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10, और अस्थायी पूछे तो 5। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 42 का ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में ये वर्णन किए गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 45 नंबर, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 1/3। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? तो राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम नंदन मिश्र। श्याम नंदन मिश्रा जो थे वो क्या थे? तो राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न है नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नमेरी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर, 48 नंबर प्रश्न है निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता? तो किस वस्तु पे मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गिफिन वस्तुएं पे मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर, और 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? संवैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो 49 का उत्तर कीजिए, और 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो 49 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है। तो ये हमारा क्या है? स्टेटमेंट गलत है। बाकी आपका ए में जो है इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है। तो ये बात सही है। इसे बैंक से सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकती है। तो ये भी बात सही है। चलिए इसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर जो आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 50 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कायेन जो है वो फ्रेंच गुयाना की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसी लग रही है। तो आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले, और आप लोग उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इसी तरह से जोरों शोरों से पढ़ते रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।